चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में निकाय चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने विश्वनाथ पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और विश्वनाथ पाल भीम राजभर की जगह लेंगे। भीम राजभर को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बिहार के लिए पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी खुद मायावती ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि हम आपको बता दें कि बसपा के ओबीसी चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले विश्वनाथ पाल को मायावती के करीबी में गिना जाता है। वो इससे पहले बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी थे, जिनके ऊपर बनारस, मिर्जापुर, झांसी, अयोध्या, देवीपाटन, लखनऊ मंडलों का जिम्मा था। बसपा से ओबीसी नेताओं के साथ छोड़ने के बाद अब विश्वनाथ पाल की अहमियत पार्टी में और बढ़ी है। ये वो नेता है जिन्हें बसपा में भविष्य का चेहरा भी बताया जा रहा है। तो विश्वनाथ पाल बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कब होंगे, इसके लिए सभी दलों को अब बुधवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबी सुनवाई हुई और अब कल की सुनवाई के बाद कोर्ट निकाय चुनाव पर अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें सरकारी वकील ने जनहित याचिका को स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि समय पर नगर निकाय चुनाव हो। एक बार फिर से कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही इस मामले में लगा हुआ स्टे भी एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस मामले में सरकारी वकील अपर महाधिवक्ता का कहना है कि उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल कर दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में 21 दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसके बाद में जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इसके पहले सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा रखी थी। और बड़ी खबर सहारनपुर से भी आ रही, जहां पर निकाय चुनाव से पहले बसपा ने सहारनपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बसपा नेता इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर से बसपा ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है और इसकी घोषणा बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शमसुद्दीन रायनी ने की है। तो बसपा ने निकाय चुनाव से पहले अपने पहले महापौर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस दौरान शमसुद्दीन रायनी ने कहा कि इमरान मसूद के साथ आने के बाद निकाय चुनाव में बसपा की उम्मीदें बढ़ गई हैं और पूरी उम्मीद है कि निकाय चुनाव में इस बार बसपा का परचम लहराएगा। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि इस बार कुछ नीला नीला होगा, क्योंकि नीला रंग विजय का प्रतीक है। वहीं इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद सहारनपुर से प्रत्याशी घोषित होने पर पार्टी अध्यक्ष मायावती को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने सहारनपुर मेयर पद पर जीत का दावा भी किया है। मेयर चुनाव का जो बिगुल है जिला सहारनपुर से शुरुआत की है, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं और सहारनपुर की जनता तहे दिल से मोहब्बत करती है और साथ देगी, इस चीज का पूर्ण विश्वास है। हम अपने सर्व समाज के लिए काम करेंगे। सहारनपुर का जो बेहतर से बेहतर विकास होगा उसके लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में अपनी सेकंड इनिंग में शिवपाल यादव क्या करने वाले, इस सस्पेंस से खुद शिवपाल यादव ने पर्दा उठा दिया। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि सपा को मजबूत करना उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे, चाहे उन्हें कोई पद मिले या नहीं। अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल है, यह हमारी पार्टी है। शिवपाल यादव ने सपा को मजबूत करने की जो बात कही है उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है, जिसका सबूत है सोमवार को प्रतापगढ़ से आई सामने तस्वीरें, जब शिवपाल ने जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के गढ़कुंडा में शक्ति प्रदर्शन किया। शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष में रहकर अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ नेता, और फिर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। शिवपाल यादव ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई को लेकर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में विपक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है। शिवपाल ने सपा में अपनी नई भूमिका के बारे में साफ कर दिया है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव की सपा में वापसी को उनके साथ सपा का किया गया धोखा बताया है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि शिवपाल यादव ही मुलायम सिंह यादव की विरासत के असली वारिस थे, लेकिन पूरी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को 2016 में दरकिनार कर दिया, लेकिन अब शिवपाल यादव सब कुछ भूल गए हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी अगर दूसरे नंबर के वारिस थे तो शिवपाल जी थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैनपुरी में डिम्पल यादव की रिकॉर्ड जीत समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता की नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए लोगों की सहानुभूति के चलते हुई। नेताजी की सिंपैथी रही, लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट दिया। 24 में हार गई है, देख ली है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा में सुभाषपा के विलय करने के सपा के आरोपों पर कहा कि अखिलेश यादव ऐसी बातें फैला रहे हैं जिन्होंने खुद शिवपाल यादव के भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। कल तक अखिलेश यादव जी कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी ये बात अखिलेश जी ने देखा। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ओपी राजभर को अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सपा ने दावा किया था कि बहुत जल्द ओपी राजभर अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर देंगे, लेकिन ओपी राजभर ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। धारचूला में तटबंध को लेकर तनाव जारी है। पत्थरबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इन सबके बीच दोनों देशों के डेलीगेट्स की बातचीत भी जारी है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। धारचूला में एक बार फिर नेपाल की ओर से पत्थर चले, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इससे पहले भी तटबंध निर्माण के दौरान नेपाल की ओर से कई बार पत्थरबाजी हो चुकी है। पहले इस पूरे मामले पर असामाजिक तत्वों के विरोध की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के शामिल होने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार इस मसले पर बातचीत चल रही है। तो संबंध में मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। तटबंध निर्माण में आ रही अड़चन और लगातार विरोध पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहल की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री को और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को नेपाल राष्ट्र के जनप्रतिनिधि से बात करनी चाहिए और इसका जो है एक हल निकालना चाहिए। नेपाल की सीमा धारचूला से शुरू होती है। काली नदी के एक किनारे पर भारत है, दूसरे पर नेपाल। भारत अपने एरिया में तटबंध का निर्माण कर रहा है। तटबंध के निर्माण पर नेपाल में नाराजगी है। नेपाल की ओर से कई बार पत्थरबाजी हुई। नेपाल काली नदी से कटाव का तर्क देता है। दिसंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। पिछले कई सालों में ये पहली दफा है जब इस तरह का मौसम उत्तराखंड में देखने को मिला है। दरअसल नवंबर और दिसंबर में जितनी बर्फबारी होती है उससे काफी कम बर्फबारी अब तक हुई है। इसका सीधा असर हिमालय के ग्लेशियर की सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी नहीं होने से ग्लेशियर को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ बर्फबारी कम होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को फसलों में बड़ा नुकसान होगा, फसल में बड़ा नुकसान होगा, मटर आदि की फसलों। पहाड़ पर बर्फबारी न होने से पर्यटन पर भी खासा असर है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल काम मंदा है, ठप है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रही, बर्फबारी नहीं है, इसलिए टूरिस्ट भी नहीं आ रही। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का कोई अलर्ट उत्तराखंड में नहीं है। अगर 3-4 साल भी आप देखें, करीब 17, 18, 19, 20 में थोड़ा कम था, 21 में फिर अच्छी थी। तो इस तरह का जो 3-4 साल का पीरियड अच्छा गया हमारा जो, लेकिन इस बार फिर से जो है जो देख रहे हैं कि जो है कमी देखने को। जाहिर है अगर समय से अच्छी बर्फबारी नहीं हुई तो ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे और ऐसे में नदियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जल संकट जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बर्फबारी नहीं होने की वजह से एक तरफ किसानों को नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी न होने की वजह से बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के दूसरे चरण का काम शुरू होने वाला है। बर्फबारी नहीं होने की वजह से सर्दी के मौसम में भी बद्रीनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ठंड के मौसम में बर्फ की चादर ओढ़े रहने वाला बद्रीनाथ हाईवे पर इस बार बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। इसी साफ मौसम की वजह से बद्रीनाथ मास्टर प्लान में लगी निर्माण एजेंसियां अपने दूसरे चरण के काम शुरू करने की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मंदिर से लगे क्षेत्र में 75 भवनों का अधिग्रहण कर उन्हें तत्काल खाली करने के नोटिस जारी कर दिया है। पहली सूची में 47 और दूसरी सूची में 28 भवनों को फौरन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रभावित व्यापारियों के लिए नई दुकानें बनवाई जा रही हैं। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 400 अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर दिन रात एक करके बद्रीनाथ धाम को संवारने में जुटे हुए हैं। पीएमओ लगातार महायोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसी वर्ष अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम आकर निर्माण कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अजय राय ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर दिए अपने बयान को आपत्तिजनक मानने से इनकार कर दिया है। हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है।
वो हमने जो बात बोली उसे मैं कायम। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए अजय राय ने लटके झटके वाले बयान पर सफाई दी। केवल मैंने कहा था कि वो आती हैं और वहाँ जनता के बीच में लटके झटके देकर चली जाती है, जैसे अपने ये हमारे यहाँ सामान्य भाषा है, मैंने इस तरीके से बोला था। जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अजय राय के बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर ही सवाल उठा दिए हैं कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे। भाजपा के अलावा बसपा ने भी अजय राय के आपत्तिजनक बयान की आलोचना की है। महिलाओं को मातृशक्ति कहा जाता है और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है। एक तरफ अजय राय के बयान पर सियासी घमासान मचा है। भारतीय जनता पार्टी अजय राय पर हमलावर है तो इसे लेकर अजय राय के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से समन जारी कर अजय राय से 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। जेल में बंद इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नया मुकदमा दर्ज होने के साथ इरफान सोलंकी को अब महाराजगंज जेल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अगजनी और अवैध कब्जे के मामले में पहले से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने एक बांग्लादेशी परिवार को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किया। इसी आरोप के तहत सोलंकी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हुआ है। जवान ने इस बात की तस्दीक की कि न केवल इन्होंने यह मुहैया कराया बल्कि इन्होंने हर संभव सहायता भी की। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की थी, लिहाजा नए मुकदमे को समाजवादी पार्टी ने उसी मुलाकात का साइड इफेक्ट बताया है। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको चिढ़ाने की नियत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। दरअसल इरफान सोलंकी पर नया मामला फर्जीवाड़े का है। कानपुर से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे। रिजवान समेत परिवार के 5 लोग पकड़े गए थे। 2016 से कानपुर में रह रहा था बांग्लादेशी रिजवान। गैर कानूनी ढंग से रह रहा था पूरा परिवार। बांग्लादेशियों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले। इरफान सोलंकी पर सभी को सहयोग का आरोप, निवास प्रमाण पत्र के लिए गारंटी लेने का आरोप। आजम खान के सियासी किलों को भेदने में 2 फैक्टर सबसे अहम रहे। पीएम मोदी ने आज संसद भवन में इन दोनों से मुलाकात की। रामपुर का हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट रामपुर में भाजपा का कमल खिलाने वाले विधायक आकाश सक्सेना ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरें बताती हैं कि आकाश सक्सेना ने रामपुर में कितनी बड़ी जीत हासिल की। रामपुर के विधायक को दी गई पीएम की शाबाशी चर्चा संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर है। प्रधानमंत्री जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो ये नारा है, उस नारे का सही तरीके से अगर कहीं शुरुआत हुई है तो वो रामपुर से शुरुआत हुई है। रामपुर में आकाश सक्सेना ने उस जगह जीत हासिल की जहां मुस्लिम आबादी करीब 52% है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पसमानदा समुदाय को भाजपा से जोड़ने वाले सबसे अहम सेनापतियों में से एक दानिश आजाद अंसारी से मुलाकात की। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र भेंट किया और प्रधानमंत्री को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कामों से अवगत कराया। हमने पसमानदा सम्मेलन किए रामपुर में किया, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिला। वहाँ भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। रामपुर की जीत से उत्साहित भाजपा निकाय चुनाव में भी पसमानदा कार्ड खेलने की तैयारी में है और सूबे की सभी 17 नगर निगम सीटों पर पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है ताकि मुस्लिमों के ओबीसी तबके को पार्टी से जोड़ा जा सके। घने कोहरे और धुंध की चादर पूरे उत्तर भारत पर छाई है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने लगी और इसे देखते हुए सीएम योगी ने रैन बसेरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की रात गोरखपुर के 3 रैन बसेरों में गए और वहां मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। जिला प्रशासन को और नगर निकायों को भी इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं, रेन बसेरे को व्यवस्थित रूप से संचालित करें। इसमें स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें। 2 दिन के गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जहां पहुंचे हुए सभी फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से फरियादियों की समस्याओं को दूर करने को कहा। जनता दर्शन के बाद सीएम सीधे गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चना और गुड़ खिलाकर गौसेवा की। हालांकि कोई पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी ने गौसेवा की हो। सीएम अक्सर गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में गायों को खिलाते हुए नजर आते हैं। वहीं आगरा में अफ्रीकन तोता इन दिनों सुर्खियों में है। विदेशी नस्ल के तोते ने थाने में अपने मालिकाना हक की लड़ाई को खुद ही समाप्त कर दिया।
दरअसल पिंजरे में बंद इस अफ्रीकन तोते पर मालिकाना हक को लेकर लंबी लड़ाई चल रही थी। बालकेश्वर के रहने वाले अजय कुमार वर्मा और मुनिंद्र जैन के बीच तोते को लेकर विवाद चल रहा था। अजय कुमार वर्मा जो कृषि विभाग से रिटायर हैं, उनको मुनिंद्र जैन ने मार्च 2018 में तोता ये कहते हुए दिया था कि वो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक एक हफ्ते पहले करीब 4.25 साल बीत जाने के बाद मुनिंद्र जैन अपना तोता वापस मांगने लगे। लगाव की वजह से अजय कुमार वर्मा का परिवार तोते को वापस देने पर तैयार नहीं था। ऐसे में मामला कमला नगर थाना अध्यक्ष तक पहुंचा तो थाना अध्यक्ष भी हैरत में पड़ गए कि आखिर तोता किसका है, ये कैसे साबित किया जाए। तभी तोते ने जोर से अजय कुमार की बेटी मुनमुन का नाम लिया। इसी आधार पर तय हो गया कि तोते को मुनमुन को सौंपा जाए, जो अजय कुमार वर्मा की बेटी है। पापा को तो लगा कि मैं कहाँ चलेगी। पापा ने उस टाइम आवाज़ दी, मुनमुन कहाँ है, तो उस टाइम ये भी बोला मुनमुन कहाँ हो, तो ऐसे करके पुलिस शॉक्ड हो गई, वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो गए। जाहिर एक झटके में तोते ने खुद ही साबित कर दिया कि किसके पास उसे रहना है। इस तरह तोते के विवाद की हैप्पी एंडिंग हुई। और प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बिहार शराब कांड में एबीपी न्यूज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। चिराग पासवान ने संसद में नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और ये दिखाया कि वहाँ पर सबको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पटना पहुंच गई है, जो सारण में हुए जहरीली शराब कांड मामले में जांच करेगी। जदयू ने इस जांच पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद बिहार में शराब बनाने का खुला खेल अभी भी जारी है। तस्वीरें पटना से मात्र 30 किलोमीटर दूर बिहटा की हैं, जहां अमनाबाद के दियारा क्षेत्र में सोन नदी के किनारे शराब की दर्जनों भट्टी चल रही हैं। जैसे ही एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, पहुंचने से पहले शराब बनाने वाले माफिया फरार हो गए। और तो और शराब की अभी भी होम डिलीवरी चल रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक छात्र के बैग से शराब की 25 से ज्यादा टेट्रा पैक पकड़ी है, जिसे हाजीपुर में डिलीवर किया जाना था। पुलिस ने डिलीवरी बॉय, जो कि खुद को छात्र बता रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ में गंदगी का अंबार देखकर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से रहा नहीं गया और उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए खुद ही सफाई का मोर्चा संभाल लिया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात विद्यापीठ के कैंपस को लेकर एक कमरे का जायजा लिया। बाथरूम से लेकर दीवारों की गंदगी, टूटे पाइप, टूटे पंखे, छात्रों के गंदे बेड को देखकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत बेहद दुखी हुए, जिसके बाद महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाली संस्था को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने खुद ही बीड़ा उठा लिया। हाथों में झाड़ू लेकर खुद विद्यापीठ का कोना कोना साफ किया, कमरे में लगे जालों को हटाया और खुद ही कचरा भी उठाया। राज्यपाल ने हाथों में फावड़ा लेकर कैंपस की झाड़ियों को भी साफ किया। ये सफाई अभियान 2 दिन तक चला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद महानगर पालिका के सहयोग से 2 दिन में यहाँ से 20 ट्रक से ज्यादा कचरा निकाला गया। 40 ट्रक गंदगी के हम अब तक यहाँ से बाहर निकाल चुके। इनमें थोड़ी सी भी ये होती तो हमारे साथ जुटते, हमारे साथ काम करते, लेकिन हाथ में हाथ बांध के मेरा तमाशा देख रहे हैं कि ये झाड़ू कैसे लगाता, फावड़ा कैसे चलाता। राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात विद्यापीठ के चांसलर भी हैं, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 में की थी। राज्यपाल ने 13 दिसंबर को अपने विजिट के दौरान विश्वविद्यालय के हॉस्टल की जर्जर और बेकार स्थिति पर हैरानी जाहिर की थी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। ये पहला मौका था जब तमाम आरोपों के बाद केस को लेकर जैकलीन और सुकेश आमने सामने पेश हुए। इस दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को इस मामले की पुरानी कहानी बताते हुए कहा कि सुकेश के पास से तिहाड़ में कई सारे मोबाइल भी मिले थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में सुकेश मास्टरमाइंड है। जिस पीड़िता के साथ 200 करोड़ की ठगी हुई, उसे पहला फोन लैंडलाइन से किया गया था, जो कि सुकेश ने किया था। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने सारे सबूत जांच एजेंसी के सामने रखने की बात की। ये शुरू से यही बोलता आ रहा है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मुझे बस जांच एजेंसियों के सामने ले जाइए और मैं सारे सबूत रख दूंगा। मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई 6 जनवरी तक टाल दी गई है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। अभिनेत्री पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश से कार, घर समेत दूसरे महंगे गिफ्ट लिए। ईडी और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।